ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੰਜੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੰਜੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हेलो, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर संदेश गंजू है और मैं यहाँ जीजीएस मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे काम कर रही हूँ। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जिसको आप कहते हैं। तो आज मैं बात करना चाहूँगी डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में। आजकल आपने देखा है इतने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, हमारी इतनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इस वजह से हमने देखा है प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ होता क्यों है, प्रेगनेंसी में क्यों होता है, इसके माँ पे बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और आप क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी है, आपका ये पीरियड है प्रेगनेंसी वाला, ये बहुत ही सुखद, खुशी भरा और सेफ़ जर्नी साबित हो आपके लिए, जहाँ माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहें। तो पहले हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। अब मैं डायबिटीज़ में इन पर्टिकुलर आने से पहले बहुत ही जल्दी आपको एक बारी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में बोलती हूँ। बेसिकली होता कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी बनी है, हमारे हार्ट है, लंग्स है, जितनी भी बॉडी है, वो सब कोशिकाओं से, जिनको हम सेल्स कहते हैं, उनसे बनी होती है और हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब जो हमारी बॉडी सेल से बनी है उनको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली खाने से मिलती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी, सब्ज़ी, चावल, वो जब डाइजेस्ट होता है, मतलब जब वो पच जाता है, तो वो एक ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाता है, जिसको हम शुगर कहते हैं। नॉर्मली हम डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह या शुगर की बीमारी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जो भी खाना हम खाते हैं, मैं चीनी की बात नहीं कर रही, नॉट चीनी या मिठाई, जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं वो भी जब डाइजेस्ट होता है तो वो शुगर ही बनता है। तो जो भी खाना खाया जाएगा वो शुगर बनेगा, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो इसमें हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इंसुलिन, जो पैनक्रियास से निकलता है। वो क्या करता है, इस शुगर को या ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर ढकेल देता है कि चलो तुम अपनी सारी एनर्जी लो, अपना काम करो, हार्ट अपना काम करेगा, लंग्स अपना काम करेगा। और जो हमारा ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है या जो हमारे खून में शुगर की मात्रा है, ये बैलेंस्ड रहती है। अब कुछ लोग जिनमें कुछ प्रीडिस्पोज्ड कंडीशंस होते हैं, उनमें जो ये इंसुलिन मैंने आपको बोला, ये ग्लूकोज को सेल्स के अंदर डाल देता है, इंसुलिन में थोड़ी गड़बड़ होती है, या इंसुलिन पैनक्रियास से कम निकलता है, या इंसुलिन निकलता है पर एक्ट नहीं कर पाता है। उस वजह से क्या होगा, आप समझ पा रहे होंगे, उस वजह से हमारे जो खून में शुगर है, हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हो गया, शुगर बढ़ गया। अब वो शुगर तो खून में बढ़ गया, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रहा उसको सेल्स में डालने के लिए, तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके इन जनरल, जैसे हेरिडिटरी हो गया, मतलब अगर आपके माता पिता को या भाई बहन को है तो आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप पीसीओडी से ग्रस्त हैं, आजकल आप बहुत लड़कियां देखेंगी डिफरेंट एज ग्रुप्स में आती हैं पीसीओडी के लिए, इरेगुलर साइकिल्स के साथ, उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के। बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप बहुत फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा हिल नहीं रहे, डायबिटीज़ होने के चांसेस है। तो ये कुछ रीजंस है डायबिटीज़ जनरल पॉपुलेशन में क्यों हो रहा है। अब हम आते हैं प्रेगनेंसी में। अब जब आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या होता है कि आपके साथ आपके पास एक और बच्चा है जिसको आप पाल रहे हो। आप अपनी एनर्जी, अपने सेल्स जो हैं उसके लिए तो खाना खा रहे हो,
वो इंसुलिन सेल्स को खाना दे रहा है, लेकिन अब बच्चे को खाना कैसे जाएगा, वो तो खाना नहीं खा रहा। तो बच्चे का क्या होता है, उसका सारा खाना आपके खून के थ्रू जाता है। जो आपका खून है वो ओल में जाता है, जो प्लेसेंटा जिसको कहते हैं, उसके थ्रू वो बच्चे में जाता है, और वो वहाँ से ग्लूकोज, इंसुलिन जो है ग्लूकोज बच्चों के सेल के अंदर डालता है, और बच्चे अपने एनर्जी लेते हैं। जो फीटस होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है, वहाँ से आपके ब्लड से ग्लूकोज लेकर अपना सारा सेल्स उनके काम करते हैं। अब प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ नेचर चाहती है कि आपके बच्चे को ज़्यादा ग्लूकोज मिले, ठीक है। तो नेचुरली प्रेगनेंसी, अगर आप एक नॉर्मल इंसान को कंपेयर करेंगे एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ, तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा ही होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान। तो प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होगी ताकि बच्चे को ज़्यादा ग्लूकोज मिले। अब ये डायबिटीज़ क्यों हो रहा है प्रेगनेंसी में, इसके बहुत रीजंस हैं। मैंने आपको बोला कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, जैसे अगर आपके माता पिता बहन भाई को डायबिटीज़ है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको अनमैरिड पीरियड से लेकर अभी तक कभी भी आप पीसीओडी से ग्रस्त रहे हैं तो आपको डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ या शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अनहेल्दी खा रहे हो और आपने कंसीव कर लिया है, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ चीज़ें हैं डायबिटीज़ की जिसका अफेक्ट बच्चे पे होता है, माँ पे होता है, और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जर्नी हो जाती है प्रेगनेंसी। उसे कैसे डील कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगी। तो बेसिकली क्या है, बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट होता है डायबिटीज़ का। जब आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है एकदम, और स्पेशली उस पीरियड में बढ़ता है जबकि बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, वो होता है ऑलमोस्ट तीसरे हफ्ते से 8वें हफ्ते तक, ऑलमोस्ट पहला महीना लगा लो आप प्रेगनेंसी का। उस टाइम बच्चे के सारे अंग बनते हैं, चाहे हार्ट हो, लंग हो, उसका पेट हो, गट हो। इस दौरान अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है, आपका शुगर बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे में बहुत सारे मैल फॉर्मेशंस, या जिनको बोलते हैं जिनमें अंग प्रॉपर नहीं बने होते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है जी। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर जो तीसरा से 8वां हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का, इसमें अगर माँ में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, वो नॉर्मल नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है उसका मेटाबॉलिज्म, तो उसमें बच्चे के अंग नहीं बन सकते हैं, या मैलफॉर्मेशंस जिसको कहते हैं। और आप यकीन मानिए बहुत ही बुरे मैलफॉर्मेशंस होते हैं। हो सकता है बच्चे का सर ना बने, बच्चे के सर के जो ब्रेन के मेनिंजेस हैं वो बाहर आ जाए, पीठ ना बने जिसको हम स्पाइना बाइफिडा, एनकेफेलोसील, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हार्ट की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, वीएसडी, एएसडी जिसको हम कहते हैं। आंतों की प्रॉब्लम होती है, हो सकता है उसका पेट ना बना हो, ड्यूडेनम ना बना हो, नीचे वाली टांगें ना बनी हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कंसीव करें, ठीक है, जब भी आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे अब बच्चा लेना है, तो उस दौरान आपके कुछ चीज़ें नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ग्लूकोज या ब्लड शुगर नॉर्मल होना। दूसरा ऑब्वियसली थायराइड भी है, जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मेरा एक बहुत ही छोटा सा टिप है आपके लिए, जब भी आप प्लान करें कि मुझे प्रेग्नेंट होना है या कंसीव करना है, ये करने से पहले प्लीज़ अपना एक ब्लड प्रोफाइल करा लीजिए जिसमें आपका शुगर हो, थायराइड हो। जब आपको ये पता है ये दो चीज़ें नॉर्मल है, आपका शुगर नॉर्मल है, आपका थायराइड लेवल नॉर्मल है, तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि आप कंसीव कर सकते हैं। और बच्चे का वो जो पहला महीना है जिसमें उसको मैलफॉर्मेशंस होने का रिस्क है, वो नहीं होगा, वो उस चीज़ से सुरक्षित रहेगा। अब कुछ लोग हैं जिनको जो डायबिटीज़ है, या जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, ये पहले 2-3 महीने नहीं होता, उसके बाद होने लगता है। उसके हमारे पास कुछ टेस्ट्स होते हैं, तो हम इनिशियली कुछ ब्लड शुगर के टेस्ट्स करते हैं, हमें पता चलता है वो डायबिटिक है या नहीं। अगर ऐसे टेस्ट हम ना कराएं तो ऑब्वियसली वो अनकंट्रोल होगा और बच्चे को दिक्कत आएगी। फिर हम वापस एक टेस्ट करते हैं जिसको हम GTT बोलते हैं, वो हम ऑलमोस्ट 24 हफ्ते टू 26 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। इसमें हम ग्लूकोज लेते हैं, अराउंड 100 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं पानी में घोल के, फास्टिंग स्टेट में उसको लेते हैं। एक फास्टिंग सैंपल लेते हैं ग्लूकोज खाने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद सैंपल लेते हैं, जिसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए। अब हम क्यों इसमें दे रहे हैं, हो सकता है कि आप में जो है डायबिटीज़ हो लेकिन वो लेटेंट हो, ओवर्ट नहीं हो। मतलब आपको हो सकता है नहीं पता हो भाई आपको डायबिटीज़ है, आपके शुगर के टेस्ट
जो एबनॉर्मल हैं उससे थोड़े से ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल भी नहीं है, वो नॉर्मल भी नहीं है, इंटरमीडिएट है। तो इसमें हम बॉडी को एक चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो हम मदर जो होती है उसको बोलते हैं ग्लूकोज वाला पानी पीना है, उसके बाद टेस्ट कराने, उससे हमें पता चलता है क्या वो जेस्टेशनल डायबिटिक है कि नहीं है। तो आपको इतना ही ख्याल रखना है कि इनिशियली जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आप अपने ग्लूकोज और थायराइड का टेस्ट कराएं, वो नॉर्मल है तो आप कंसीव करें। सेकेंडली, जब आपका फर्स्ट एंटीनेटल विजिट है तो आप खुद को रजिस्टर कराइए, जहाँ भी आपके, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराइए, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में कराइए, या जहाँ भी आपके जो सेंटर्स हैं जहाँ आशा वर्कर्स अवेलेबल हैं वहाँ रजिस्टर कराइए। तो आपका जो बेसिक एंटीनेटल टेस्ट है वो वहाँ हो जाएगा, उसमें ब्लड शुगर फास्टिंग भी होगा। इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, ओवर डायबिटीज़ है कि नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट जो इसका होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, 24 से 26 हफ्ते में होगा, और इससे हमें पता चलेगा कहीं उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ तो नहीं है। अब ये हम सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले 3 महीने में बच्चे के बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। इसका अंत यहाँ नहीं होता है, और भी प्रॉब्लम्स इन द सेंस, अगर आपका पहले 3 महीने निकल गया, बच्चा स्वस्थ है, उसके बाद अबॉर्शन का रिस्क, प्री टर्म लेबर का रिस्क, मतलब अभी बच्चे का टाइम पूरा नहीं हुआ है, दर्दें लग सकती हैं, इन्फेक्शन का रिस्क, बार बार उसको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, वजाइना में कैंडिडियासिस जो पानी पड़ने का, ये सारी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की ही हैं। साथ में इट इज़ नॉट ओनली द बच्चा, माँ को भी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं माँ को? उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, जो जिसको हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं, वो ऐड ऑन हो सकता है डायबिटीज़ के साथ। और साथ में ये कॉम्प्लिकेशन जाते जाते बच्चे में पानी ज़्यादा हो जाता है, जिसको पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं, पानी बहुत ज़्यादा होने लगता है, बच्चे का वज़न बहुत बढ़ता है। तो जब भी आपको कोई औरत मिले जो बोले मेरा बच्चा तो बहुत हेल्दी था, 4 किलो का था, 4.5 किलो का था, तो उससे आपके यो अलार्म बेल्स रिंग होने चाहिए, भाई इतना ज़्यादा वज़न का बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो उसको ज़रूर हम डायबिटीज़ के लिए रूल आउट करते हैं, उसके टेस्ट करते हैं। तो उसमें बच्चे का वज़न, अब जब बच्चे का वज़न 4 किलो का होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दिक्कत आएगी। हो सकता है आपको औजार लगाने पड़े, फोसेप्स लगे, हो सकता है आपका सिजेरियन करने पड़े। उसके बाद भी जो डायबिटिक बच्चे होते हैं उनके जो फेफड़े होते हैं वो पूरे तरह से काम नहीं कर पाते हैं, उनके सरफेक्टेंट नहीं बना होता है। तो एक बार उनकी डिलीवरी हो जाए तब भी उनका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत हद तक ठीक रहता है, क्योंकि उनका फॉलोअप अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत मतलब इट गेट्स डिटेरियोरेटेड एज वेल। उनको सरफेक्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सब से बचाने के लिए एक जो बहुत ही इजी ऑप्शन है वो ये है कि आप टाइम पे खुद को टेस्ट कीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक है, मतलब प्रेगनेंसी से पहले डायबिटिक है, तो भी आप आकर अपने शुगर लेवल्स नॉर्मल करा के प्रॉपर मेडिकेशन से उसको कंट्रोल कीजिए, फिर कंसीव कीजिए। अगर आपको नहीं पता आप डायबिटिक हैं या नहीं है, तो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, जैसे आपको पता लगता आप प्रेग्नेंट है, प्लीज़ हमारे पास आइए। कहीं भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाइए, आशा वर्कर्स के पास जाइए, अपने इन्वेस्टिगेशंस कराइए, आपको पता चलेगा कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं है। और जो आपका 24 से 26 हफ्ते वाला टेस्ट है वो बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये हमारे नेशनल स्ट्रैटेजी में भी आया है कि इस टेस्ट के बगैर हम कोई भी प्रेगनेंसी की इवैल्यूएशन कंप्लीट नहीं होती है। और अगर मान लीजिए आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो भी गई तो हमारे पास दवाइयाँ हैं, ओरल दवाइयाँ, हमारे पास जो गोलियाँ आती हैं, हमारे पास इंजेक्शन है, जिससे हम इसको क्लोजली मॉनिटर करके उसको बैलेंस करते हैं। इन दवाइयों के द्वारा माध्यम से, इन इंजेक्शन्स के माध्यम से जो आपका ब्लड शुगर है, ब्लड ग्लूकोज है, जो मैंने आपको बोला आप खाओगे तो बढ़ेगा, वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस्ड रह सकते हैं। एक बार ये सारा मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड हो गया तो आपकी हेल्थ, आपके बच्चे की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, और आपको एंड में एक स्वस्थ बच्चा और एक स्वस्थ माँ मिलेंगी। एक और पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि जितने भी जेस्टेशनल डायबिटिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है लेटर इन लाइफ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का। मतलब आज मानिए आपकी उम्र 25-26 साल है और आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो गया है, तो दूसरी प्रेगनेंसी में वापस डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी बात, जब आप ओल्ड एज में हो जाते हैं, 50 के करीब हो जाते हैं, तो आपको शुगर, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़, होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो बस थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए आप लोगों को, कैसे आप प्रेगनेंसी प्लान करें, और कैसे अगर आपको डायबिटीज़ होती भी है तो इससे डरना नहीं है, इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, आपके शुगर लेवल्स 200 आ रहे हैं, आपको पता नहीं है, अगर आप इसको ठीक से फॉलोअप करें, मेडिकेशन टाइम पे लें, इंजेक्शन्स टाइम पे लें, एक प्रॉपर फूड प्रोटोकॉल लें,
आप इसको अच्छे से मैनेज करके आपका और बच्चे को दोनों का आउटकम बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और इसमें हम सब आपके साथ हैं, आपको बस हमारे पास आने की देर है और हम लोग इकट्ठे होकर इसके साथ इसको ट्रीट करके इससे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है इसमें? जो बच्चे, मैंने ऑलरेडी आपको बोला, जो बच्चा पैदा हो रहा है, अगर माँ को पहले 3 महीने में शुगर बहुत ज़्यादा थी तो उस वजह से मैलफॉर्मेशंस आपको पता चलेंगी। हो सकता है वो अल्ट्रासाउंड पे ही पता चल जाए, पहले ही पता चल जाए। लेकिन उसके बाद भी जिनको लेटर इन प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो रही है, वो बच्चे जो है उनको लंग की दिक्कत आती है। वो लंग में एक सर्फेक्टेंट होता है जो उनमें नहीं होता है, उन बच्चों में डिलेड डेवलपमेंट होती है। तो इमिजिएटली हो सकता है डिलीवरी के बाद वो निक्कू में एडमिट हो सकता है उनको रेस्पिरेटरी सांस की दिक्कत आए, उनको कुछ सर्फेक्टेंट जो देने होते हैं उसकी ज़रूरत पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। उनके बच्चे नॉर्मल प्रेगनेंसी के बच्चे से अगर आप कंपेयर करें तो वो एट मोर रिस्क तो हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको हम HbA1c भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे शुगर पिछले 3 महीने में कैसा था ये बताता है। अभी का नहीं, पिछले 3 महीने में आपका शुगर कैसा था, क्या वो कंट्रोल था, क्या वो अनकंट्रोल था। अब मान लीजिए आपने अपना टेस्ट नहीं कराया ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है आपको पता ही नहीं था आप प्रेग्नेंट हो, आपकी पीरियड्स इरेगुलर है, आपने सोचा पीरियड मिस हो गया, आपको नहीं पता। तो हमारे पास ये टेस्ट है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। जब आप ये टेस्ट कराएंगे तो पिछले 3 महीने का शुगर का प्रोफाइल पता चलेगा। ये टेस्ट अगर नॉर्मल है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ये टेस्ट हायर लेवल है, मान लिए 7 से ज़्यादा है, 7.5 से ज़्यादा है, तो हर एक ऑब्स्टेटिशियन आपको अबॉर्शन का ऑप्शन देगा। क्या आप इसमें अबॉर्शन कराना चाहते हैं? बहुत फीमेल्स नहीं मानती हैं, पर अगर इतना हाई लेवल ऑफ शुगर है जो पिछले 3 महीने में रह चुका है, उसका मतलब है बच्चे में जो मैंने आपको बोला अंग जो मैल फॉर्मेशन होने के चांसेस है वो बढ़ते हैं। तो आपके पास अबॉर्शन का ऑप्शन है, आप उसको अवेल कर सकते हैं और दोबारा कंसीव होकर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा हथियार है हमारे पास पता करने का कि जब बच्चे में अंग बन रहे थे तो तब क्या हमारा शुगर ठीक था कि नहीं था। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके पास अब तो 24 वीक्स तक हमारे पास ऑप्शन है अबॉर्शन का, तो आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जब भी प्रेगनेंसी से पहले कौन से टेस्ट दोबारा ये आपको मालूम होता है और कौन सी आप मेडिसिन देते हो? देखिए, प्रेगनेंसी से पहले हम बहुत रूटीन एंटीनेटल टेस्ट्स करते हैं, जिसमें CBC होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। उसमें हमारा वायरल मार्कर्स होते हैं, हमें पता चलता है पेशेंट को हेपेटाइटिस तो नहीं है, HIV तो नहीं है। फिर हमें थायराइड प्रोफाइल करते हैं, जो मैंने आपको बोला अगर थायराइड कंट्रोल्ड ना हो तो बच्चे पे बहुत असर पड़ सकता है, बच्चे के मेंटल स्टेटस पे बहुत असर पड़ सकता है। इसके अलावा हम थैलेसीमिया का टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि मदर कहीं थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट तो नहीं है, और अगर वो थैलेसीमिया माइनर है तो फिर हम उसके हस्बैंड का भी टेस्ट करते हैं। बहुत ज़रूरी है आजकल ये टेस्ट कराना। आजकल आपने सुना होगा कुंडलियाँ मैच नहीं करने, पर ये टेस्ट ज़रूर कराने। इसके अलावा हम ब्लड शुगर फास्टिंग का टेस्ट कराते हैं। इन स्पेसिफिक अगर आपको पेशेंट हिस्ट्री देती है कि उसका कोई बच्चा पेट में ख़राब हो गया है, या उसकी उम्र ज़्यादा है, 35 साल से ज़्यादा है, या उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, या उसका पिछला बच्चा 4 किलो का था, इस केस में हम जो मैंने GTT के बारे में बात की है वो हम पहले भी कर सकते हैं फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे, देखने के लिए कि वो डायबिटिक है कि नहीं। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है जो आपको इनिशियली पता चलता है कि हम जिस पेशेंट को अगले 9 महीने देखेंगे तो हमने उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। ये हमारे कुछ एंटीनेटल टेस्ट होते हैं। उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। जो पहला अल्ट्रासाउंड हमारा 8 हफ्ते पे करते हैं हम, उसमें हम वायबिलिटी देखते हैं, क्या बच्चे का हार्ट आया है कि नहीं, क्या बच्चा यूट्रस में ही है, कहीं एक्टोपिक तो नहीं है। और डेटिंग पता चलती है। जो काफ़ी महिलाएं होती हैं उनको अपनी लास्ट डेट जो होते हैं पीरियड्स के LMP की वो याद नहीं होती है, तो हम उसकी डेटिंग डिलीवरी के टाइम पे इस अल्ट्रासाउंड से करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारे लिए 8 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड। उसके बाद जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हम एडवाइस करते हैं वो 11 हफ्ते से 13+6 आप लगा लो 11 से 14 हफ्ते तक करते हैं। उसमें भी हमारे पास हम कुछ सॉफ्ट मार्कर्स देखते हैं, जैसे न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी देखते हैं, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट देखते हैं ये चीज़, न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी देखते हैं, नेज़ल बोन देखते हैं प्रेजेंट है कि नहीं है। इसके साथ में हमारा एक ड्यूअल टेस्ट होता है जिसमें हम बीटा HCG और पापा ए जिसको कहते हैं वो टेस्ट करते हैं। हमारे सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमीज़ को रूल आउट करने के लिए।
ये एक डिफरेंट टॉपिक है, हम इसके बारे में कभी बात करेंगे, है बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड, फिर ये हमारे 2 अल्ट्रासाउंड और टेस्ट हो गए। तीसरा टेस्ट जो हमारा ट्रिपल या क्वाड्रुपल टेस्ट है, इसमें हम 4 मार्कर्स देखते हैं। अगेन ये ट्राइसोमीज़ के लिए होता है, जो कंजेनाइटल जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 हो गया, ट्राइसोमी 18 हो गया, ट्राइसोमी 13 हो गया, इनके लिए होता है। और इस दौरान में हम 15 से 17 हफ्ते में ये टेस्ट करते हैं, और इसके साथ हम एक लेवल 2 स्कैन कराते हैं 18 से 20 हफ्ते। तो हमारी सारी जो ये जांच होती है ये ख़त्म हो जाती है बाई 20-22 हफ्ता। और ताकि अगर हमें इनमें से किसी में भी नुक्स नज़र आए, हमें पता चलता है एमनियोसेंटेसिस करके कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो हमारे पास टाइम रहता है उसको अबॉर्शन प्रोवाइड करने का। तो वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकती है, और ये बच्चा ना लेते हुए नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दोबारा ट्राई कर सकती है। तो ये हमारे बहुत बेसिक टेस्ट्स हैं। 20 वीक्स के बाद हमारे कुछ और टेस्ट्स होते हैं, पर ये हमारे बेसिक टेस्ट्स हैं, फॉलोड बाय GTT, जिसके बारे में मैंने बात की है।